नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। जोशीमठ के लिए पैकेज देंगे शाह। बैंक से रुपए निकालकर नौकरी खरीदने वाले नहीं बचेंगे। नगर निगम में 4 साल पहले मंजूर किए गए कार्य अभी भी शुरू न हो पाए। कृषि मंत्री 2025 तक 50% ऑर्गेनिक खेती का लक्ष्य। स्टाफ नर्स भर्ती ओवरेज अभ्यर्थी भी हो पाएंगे शामिल। सैनिकों व पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान मेरी पहली प्राथमिकता। राज्यपाल। परीक्षा पर चर्चा में शामिल होंगे लाखों छात्र। गोला खनन से ग्रामीणों का चैन छीना। देश भर में रैंकिंग में उत्तराखंड के निजी स्कूल पिछड़े। गोला में 23 से खनन बंद, हजारों पर संकट। दरोगा भर्ती घोटाला, जल्द शुरू होगी विभागीय जांच। तो क्या बर्खास्त होंगे भर्ती घपले में फंसे सभी दरोगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जोशीमठ में भू धसाव को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए आपदा राहत के लिए केंद्रीय सहायता देने का आग्रह किया है। अमित शाह ने जोशीमठ बचाने और प्रभावितों की मदद के लिए विशेष पैकेज देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार अपराह्न केंद्रीय गृह मंत्री से उनके मंत्रालय में बैठ के लगभग पौने घंटे तक हुई वार्ता में मुख्यमंत्री जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के बाद पैदा हुई परिस्थितियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ शहर चमोली जिले का तहसील मुख्यालय के साथ ही बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन निवास स्थान भी है। सामरिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी जोशीमठ का महत्वपूर्ण स्थान है। धामी ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रारंभिक रूप से जानकारी दी है। पुनर्वास के लिए क्षेत्र में बेहद बृहद पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसका अंतिम एस्टीमेट तकनीकी परीक्षण पूरा कराने के बाद दिया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार भू धसाव से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। जोशीमठ बचाने के साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। 25% हिस्सा हो चुका है प्रभावित। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक जोशीमठ क्षेत्र में 25% हिस्सा भू धसाव से प्रभावित हो चुका है, जिसमें अनुमानित लगभग 25,000 लोग रहते हैं। पालिका क्षेत्र में लगभग 4,500 भवन दर्ज हैं, जिसमें से 849 भवनों में दरारें पाई गई हैं। अब तक अस्थायी रूप से 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही मकानों का सर्वे चल रहा है, जिससे प्रभावित परिवारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पुलिस दरोगा एसआई भर्ती में बैंक से रुपये निकालकर नौकरी खरीदने वाले बच नहीं पाएंगे। विजिलेंस टीम में आरोपी की ईमानदारी की पोल उनके माता पिता के बैंक खाते ने खोल दी है। विजिलेंस के आरोपियों के माता पिता के बैंक खाते से लाखों के लेन देन का पता चला है। विजिलेंस से अब तक करीब 200 दरोगाओं उनके माता पिता के बैंक खाते खंगाल चुके हैं। विजिलेंस शेष बचे 139 दरोगाओं और उनके माँ बाप या करीबी परिजनों के बैंक लेन देन भी निकाल रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ खातों में 2015 और कुछ से 2016 की बड़ी लेन देन हुए हैं, जिसमें विजिलेंस में इन खातों में हुई लेन देन का लिंक भर्ती घपले से जुड़ने की पुष्टि हुई है। विजिलेंस अब ऐसे दरोगाओं उनके परिजनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, ताकि पता चल सके कि पैसे किस माध्यम से होते हुए किस किस तक पहुंचे। इससे विजिलेंस इस घपले के सूत्रधारों तक पहुंचेगी। सूत्रों का कहना है कि कई खातों में 15 से 20 लाख तक का लेन देन हुआ है, जबकि कुछ में कम ही रकम इधर से उधर हुई। विस्तृत जांच के बाद पैसों के लेन देन की बात पूरी तरह सामने आ सकेगी। जांच के दौरान 200 में से अब तक करीब 150 दरोगाओं के प्रमाण पत्रों से लेकर उनके मां बाप के बैंक लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, जिससे ये दरोगा अब निश्चिंत हो गए। उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं है। कुछ दरोगाओं ने बताया कि वे जांच पूरी होने तक भी अब बेफिक्र होकर नौकरी कर सकेंगे। नगर निगम की दूसरी बैठक 28 फरवरी 2019 को संपन्न हुई थी। इसी में सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड जमीन पर पार्क बनाने और पेट्रोल पंप लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अन्य लंबित प्रस्तावों में शंकरपुर में बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हो पाया। शहर में 20 स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव भी शुरुआती साल में पास हुआ था। इसमें से करीब एक ही बन पाया। 2021 में निरंजनपुर में मिनी झील के सौंदर्यीकरण का धूमधाम से शिलान्यास किया गया, लेकिन इसे आगे काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले उत्तराखंड की झांकी मानस खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों के उच्च कोटि का प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बुधवार पूर्वाह्न दिल्ली के धौलाकुआं में राष्ट्रीय रंगशाला पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड की झांकी देखी और कलाकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि झांकी की उच्च कोटि का बनाया जाए, जिसमें उत्तराखंड की कला व संस्कृति की झलक देखने का मिले। विदित है कि गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष उत्तराखंड की झांकी में मानस खंड के तहत जागेश्वर धाम, कार्बेट नेशनल पार्क व एपण कला को भी दर्शाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का उल्लेख मानसखंड का उल्लेख स्कंद पुराण में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र से है। राज्य सरकार 4 धाम के तर्ज में मानसखंड मंदिर माला मिशन के रूप में कुमाऊं के
पौराणिक मंदिर चिन्हित कर अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध पौराणिक व सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराई जा सके। इससे रोजगार भी पैदा होंगे। इस दौरान स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा, झांकी के टीम लीडर व संयुक्त निर्देशक सूचना के.एस. चौहान, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के विशेष अधिकारी रवि पांडे, गुजरात की झांकी के टीम लीडर पंकज मोदी भी मौजूद रहे। देहरादून राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित की समस्याएं सुनी। राजभवन में पहली बार हुए इस तरह के आयोजन में कुल 14 लोगों ने अपनी समस्याएं गवर्नर के सामने रखी, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों ने पेंशन संबंधी समस्याओं के साथ ECHS, मेडिकल क्लेम ट्रांसफर और आर्थिक मदद के मामले गवर्नर के समक्ष रखे। राज्यपाल ने समस्याओं की गंभीरता से सुनते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिजनों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक जिस निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, इसी तत्परता से हमें उनके परिवारजनों की देखभाल और सहायता करनी चाहिए। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान को नियुक्त अधिकारियों को सभी समस्याएं संबंधित अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए 2020 में आवेदन कर चुके वर्तमान में ओवरएज अभ्यर्थियों को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड से जारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। बोर्ड ने स्टाफ नर्स के करीब 1500 पदों पर नियुक्ति को 3 जनवरी 2023 की विज्ञप्ति जारी की। इस मामले में दीपक भंडारी व अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 2020 में स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। 3 साल बाद भी उक्त विज्ञप्ति के अनुसार चयन प्रक्रिया नहीं हुई है। स्टाफ नर्स इन्हीं पदों के लिए अब उत्तराखंड मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है, पर वर्ष 2020 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब ओवरएज हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की ऐसी स्थिति में वर्ष 2020 में आवेदन करने वाले उन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी जाए जो अब ओवर एज हो चुके हैं। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वॉच और मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। आयोग परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गेट पर ही जमा करवाने होंगे। 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग ने कई कड़े कदम उठाए। यहाँ कर्मचारियों पर भी निगाहें रखी जा रही है और उन पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। गोपनीय विभागीय कर्मचारियों के फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोपनीय सुरक्षा को देखते हुए आयोग में आने जाने वाले लोगों में CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। अब आयोग परिसर में आने वालों को फोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉच आदि सामान आयोग के गेट पर ही जमा करवाना होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। देहरादून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड से 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जुड़ेंगे। 27 जनवरी को प्रस्तावित उक्त कार्यक्रम उत्तराखंड के 5,500 से अधिक स्कूलों में प्रसारित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में LED के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें हर स्कूल से कम 400 बच्चे भाग ले सकेंगे। इससे पहले प्रदेश के सभी ब्लॉक, जिला मुख्यालय के साथ ही नगर निगम क्षेत्रों में 20 से 24 जनवरी तक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रति का आयोजन कम से कम 500 छात्र छात्राओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 घंटे के इन कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के साथ ही पद्म पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पेंटिंग प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि 25 अन्य को पारितोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आयोजनों में 10 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे और यह संख्या 15 लाख तक भी जा सकती है। राज्य में पेंटिंग प्रतियोगिता इस वर्ष सबसे बड़ा आयोजन होगा। इन दौरान सचिव रविनाथ रामन ने कहा कि उक्त कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में होगा, जिसका मकसद छात्रों में परीक्षा का तनाव कम करना है। हल्द्वानी डेहरा गांव में JCB माध्यम से अवैध रूप से स्टॉक की जा रही खनन सामग्री के ग्रामीणों ने विरोध किया है। डेहरा ग्राम विकास समिति के माध्यम से DM धीराज करबियाल को मुलाकात का मामले में की मांग की गई। बुधवार को DM कैंप कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने DM को ज्ञापन सौंपा। बताया कि गांव के आवासीय क्षेत्र कृषि भूमि पर बड़े पैमाने में खनन का अवैध स्टॉक जमा किया जा रहा है। इसके लिए JCB का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि खनन पट्टा सिर्फ मजदूरों के माध्यम से जुगान कराने को जारी किया गया। इससे गाँव के बागवानी नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। दिन रात मशीनें चलने से ग्रामीणों की शांति भी भंग हुई है। गांव की करीब 5 बीघा जमीन में 25 फीट ऊंचाई तक खनन सामग्री जमा कर दी गई है। DM ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में दीवान रावत, भोपाल रावत, निर्मला, हेमंत, कोनिया, सुमित रावत आदि मौजूद रहे।
उत्तराखंड में सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि मोटी फीस वसूलने वाले नामी प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा और सुविधा के नाम पर काफी पीछे है। एजुकेशन वर्ल्ड संस्था के सर्वे में को एजुकेशन के स्कूल कैटेगरी में प्रदेश का एक भी स्कूल टॉप 100 में जगह नहीं बना सका। विंटेज को एजुकेशन बोर्डिंग कैटेगरी में नैनीताल जिले के शेरवुड सेंट जोसेफ मंसूरी के बेन वर्ग एलेन स्कूल ने जगह बनाकर साख बचाने का काम किया। वो सर्वे की करीब 8 कैटेगरी में हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर जैसे सुविधा संपन्न शहरों के स्कूलों की संख्या ना के बराबर है। जून से सितंबर तक शुरू हुआ था सर्वे। एजुकेशन वर्ल्ड संस्था ने अपनी वेबसाइट में जानकारी देते हुए बताया कि C4 संस्था के सहयोग से एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022-23 प्रस्तुत की गई, जो कि 300 से अधिक शहरों में भारत के सर्वश्रेष्ठ व शीर्ष स्कूलों को रैंक देता है। 2022-23 के रैंकिंग को संकलित करने को C4 के वर्ल्ड फील्ड शोधकर्ताओं ने जून से सितंबर तक 28 शहरों में 11,458 शिक्षाविदों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों का इंटरव्यू लिया था। कुमाऊं की लाइफलाइन गोला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। हर साल गोला में 1 अक्टूबर से 31 मई तक इसमें खनन होता है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि से करीब 6,000 मजदूर खनन करने आते हैं। 7,500 डंपर गोला से निकले आरबीएम को क्रशर तक पहुंचाते हैं। गोला बंद होने पर करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट और गहरा गया है। गोला नदी में खनन को मिली 10 साल की लीज 23 जनवरी को खत्म हो रही है। लीज रिन्यू कराने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली में आईजी फॉरेस्ट से मिलने गए अधिकारी बैरंग लौट आए। ऐसे में खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों कारोबारियों मजदूरों पर संकट गहरा गया है। वन पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली में मिली लीज के अनुसार गोला पर हर साल अक्टूबर से लेकर 31 मई तक नियमानुसार खनन हो सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार और सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिला है। लेकिन इस साल 23 जनवरी को लीज समाप्त हो रही है। गोला में खनन जारी रखने के लिए लीज को रिन्यू कराना जरूरी था। वन निगम पहले 3 माह से इसके लिए प्रयास कर रहा है। पूर्व में 2 बार डीएलएम मंत्रालय के अधिकारियों से मिल चुके हैं। वहीं बीते सोमवार को जीएम वन निगम डॉक्टर विवेक पांडे व आरएम राकेश कुमार आर्य दिल्ली में आईजी फॉरेस्ट से मिले। आईजी ने 31 मई तक लीज आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की भविष्य होने वाली बैठक में इस मामले को रखने की बात कही है। बैठक कब होगी यह तय नहीं है। ऐसे में गोला 23 जनवरी को खनन बंद होना पक्का माना जा रहा है। हल्द्वानी गलत तरीके से भर्ती के आरोप में फंसे दरोगाओं पर निलंबन के बाद अब बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। इनके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस कर्मचारी एंड नियमावली दंड की नियमावली धारा 14(1) के तहत विभागीय जांच शुरू होगी। माना जा रहा है कि जिन सबूतों के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने निलंबन की कार्रवाई की है, उनसे बचना दरोगाओं के लिए आसान नहीं है। 2015 में हुए दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस महकमे ने 20 दरोगाओं को निलंबन कर दिया, जिसके साथ सवाल उठने लगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। पुलिस महकमे की जानकारी के मुताबिक निलंबन के तत्काल बाद उत्तराखंड पुलिस कर्मचारी दंड नियमावली धारा 14(1) या 14(2) के तहत विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई होती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस आदेश के इंतजार में है। आदेश मिलते आरोपियों के खिलाफ राजपत्रित अधिकारी की ओर से विभागीय जांच शुरू हो जाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर आप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को खैरना तहसील गेट पर राज्य सरकार का पुतला फूंका। आप कार्यकर्ता हेम आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। लगातार पेपर लीक होना और भाजपा सरकार परीक्षा कराने में असमर्थ है। सरकार बैकडोर से अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है। यहाँ विपिन ध्यानी, गोविंद सिंह रावत, चंदन सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं इस मामले को लेकर रामनगर में युवा 24 को प्रदर्शन करेंगे।